अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है द रोल ऑफ अर्ली रिवोल्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये डिफरेंट रिवोल्यूशन है जो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में उसका एक अहम किरदार रहा है। जैसे हम समझते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके साथ जुड़ा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इसके साथ जो है और भी चेंजेस जैसे हम समझते हैं इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, तमाम जो फिक्री शोबे हैं, मेरा मतलब है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उन्हीं के सोशल सेटिंग से शेप्ड होते हैं। तो सोशियोलॉजी भी उन्हीं सोशल सेटिंग से ओरिजिनेटेड है, यानी माहूस है। और ये सोशल सेटिंग उनका एक अहम सब्जेक्ट मैटर भी है। मीन सोशियोलॉजी का एक अहम सब्जेक्ट मैटर है ये सोशल सेटिंग्स जो है, ये कंडीशंस जो है। मैं यहाँ 19th और 20th सदी के कुछ ऐसे सोशल कंडीशंस की बात करूंगा जिनका सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक अहम किरदार है। इसमें से सबसे पहला जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है। सियासी इनकलाबात जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है उनका एक तवील सिलसिला जिसका आगाज 1798 में फ्रांस के रिवोल्यूशन से हुआ और 19th सदी के दौरान भी जारी रहा। इस रिवोल्यूशन का मुआशरे पर गहरे असरात थे, जिनमें से बहुत पॉजिटिव भी थे। ठीक है, बहरहाल जो अर्ली थ्योरिस्ट को अट्रैक्ट किया जिस पर उन्होंने कलम उठाए वो मुस्बत नताइज नहीं थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स और कंसिक्वेंसेस नहीं थे, बल्कि वो मनफी नताइज थे। उनके जो मनफी इफेक्ट्स हैं उन रिवोल्यूशंस के, तो उन पर जो है वो अर्ली थियरिस्ट ने कलम उठाए। और राइटर्स जो थे वो खास तौर फ्रांस के बिगड़े नज़्मो ज़ब्त से हासे परेशान थे। वो मुआशरे के ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए उठ खड़े हुए। अच्छा, ये वो वक्त था जब लोगों ने फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को खत्म कर डाला और यही से ही सोशल डिसऑर्डरनेस, सोशल इंस्टेबिलिटीज जो है वो एराइज हो। ठीक है, और हुकूमत पर कंट्रोल हासिल कर लिया लोगों ने। ठीक है, देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में स्टेट सिस्टम था। अब स्टेट सिस्टम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जो फ्रांस के लोग थे वो सोशल ग्रुप्स में तकसीम थे जिनको हम स्टेट कहते हैं। पहले स्टेट में हमारे मजहबी लीडर यानी जो चर्च लीडर वगैरह मजहबी लोग वो आते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं क्लर्जी। और दूसरे में हमारे पास आते हैं नोबेलिटी, नोबल लोग जो होते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है वो कॉमनर का है। ठीक है, ये वो लोग थे, आम लोग, जो ज्यादातर टैक्स पे करते थे और उन पर बहुत ज्यादा बर्डन हुआ करता था। ठीक है, ये जो मजदूर लोग होते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं, ये सारे ये जो है ये कॉमनर है और ये तीसरे ग्रुप में आते थे, थर्ड स्टेट में। बात समझ में आ रही है ना? तो जो नोबिलिटी थी, जो सेकंड स्टेट वाले थे, वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत लग्जरियस थी। तो ये जो इनइक्वालिटीज थी जिसमें से सारा बर्डन जो है वो थर्ड स्टेट पे था, थर्ड जो सोशल ग्रुप है उन पे था। तो ऐसे निजाम ने इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा फिरोग दिया था और उनको खत्म करने के लिए जो है वो लोग खड़े हुए और लोगों ने आवाज उठाई। और वो आपने सुना होगा ना कि एक मलिका ने कहा कि आटा नहीं है तो वो ब्रेड खाए। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज ने भी आवाम में जो है वो एक गुस्सा पैदा किया। तो हुकूमती निज़ाम की तब्दीलियों से जो बुरे हालात पैदा हुए, आई मीन जो लोग खड़े हुए और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और रिवोल्यूशन में अपना रोल अदा किया, तो उनको सोचकर कुछ लिटरेरी थियरिस्ट का ख्याल था कि पुराना निज़ाम ठीक था और वो दोबारा आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ का ख्याल था कि सोशल चेंज ने ऐसी वापसी को नामुमकिन बना दिया है, तो इसलिए वो सोशल ऑर्डर के बुनियाद तलाश कर रहे थे उसी सिस्टम में से ही। ठीक है, उसी ही सिस्टम में वो
सोशल ऑर्डर को तलाश कर रहे थे, ना कि फिर दोबारा पीछे चले जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो वो उसी में ही सोशल ऑर्डर तलाश कर रहे थे जिनको 18वीं और 19वीं सदी के इनकिलाबात ने उलट दिया था। बात समझ आ रही है ना? तो सोशल ऑर्डर क्लासिकल थियोरिस्ट के लिए एक बुनियादी मसला था। मसलन दुर्खाइम और कांट, उन्होंने हमेशा सोशल ऑर्डर के ऊपर बात की है, स्पेसिफिकली अगस्ट कांट ने। समझ में आ रही है ना? जितने भी रिवोल्यूशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हुए, उनके ऊपर अगस्ट कांट ने काम किया और उन पर लिखा। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ। तो सनती इनकलाब, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जिसने बहुत से मगरबी ममालिक को 19वीं और 20वीं सदी के दौरान अपनी लपेट में ले लिया। सनती इनकलाब कोई एक इवेंट नहीं है, बल्कि इससे जुड़े बहुत सी तब्दीलियां थी जिन्होंने मगरबी दुनिया को एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया। मतलब एग्रीकल्चरल सिस्टम खत्म हुआ, मतलब वो उसका जोर थोड़ा टूट गया, और जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इनकरेज हुआ। ठीक, बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चरल काम छोड़कर और खेतों को छोड़कर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन इख्तियार किए, जिन पर बड़े बड़े लोगों का गलबा था, जिसे कार्ल मार्क्स ने बोर्जुआ का नाम दिया है। अब फैक्ट्रीज जो थी, फैक्ट्रीज में खुद बहुत सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम उभर आया। जैसे प्राइवेट लोग प्रॉपर्टी को ऑन करते और कंट्रोल करते, इनके कारखाने चलते और मजदूर उनमें से काम किया करते। बड़े बड़े इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी वजूद में आई, जो कि प्रॉफिट के हुसूल और ऐसे इकोनॉमिक्स गोल्स को हासिल करने के लिए उनमें अपने कवानीन जो है वो नाफिज कर दिए। ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेसी के अपने जो कवानीन होते हैं, वहां पे हायरार्की होती है, फॉर्मल सिस्टम होता है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे निज़ाम में लोगों के जो रिलेशंस हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस, उनको डिस्करेज किया गया। और इस मुआशी निज़ाम में मार्केट प्लेस जो था वो एक आइडियल होता, जहां पे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होती थी, जहां पर बड़े बड़े कीमत लगते थे जो कि कैपिटलिस्ट को फायदा देते थे। इस निज़ाम में चंद एलिट्स को बहुत मुनाफा हासिल होता था, जबकि हजारों मजदूर थोड़ी सी मजदूरी पर घंटों काम किया करते थे। और यही वजह थी कि लेबर मूवमेंट ने जन्म लिया, जो रेडिकल मूवमेंट्स वगैरह हैं उन्होंने जन्म लिया, जिसका मकसद कैपिटलिस्ट निज़ाम को ख़त्म करना था। कार्ल मार्क्स ने उनके ऊपर काफ़ी लिखा और उनमें खुद भी हिस्सा लिया है। यही हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो है वो बोर्जुआ, जो चंद लोग होते थे, मेजॉरिटी पर जो है उनका एक होल्ड था, और वो जो मेजॉरिटी लोग होते थे वो थोड़े से वेजेस के लिए उनकी गुलामी करते और काम करते, और मजदूरों को डीह्यूमनाइज और एलियनेट किया गया था, जैसे एलियनेशन की थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। तो उनको उनसे एक मशीन की तरह काम लिया जाता था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए जो उठ खड़े हुए, उनमें से जो सबसे अहम नाम है वो कार्ल मार्क्स का है। फिर एक और सजेशन जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। इसके बाद सोशलिज्म उभर आया, जिसका मकसद प्राइवेट ऑनरशिप खत्म करना था। एक दो लोगों के पास इंडस्ट्रीज का इख्तियार ना हो और ये सबके लिए कॉमन हो। ये है सोशलिज्म का जो मेन क्रक्स। कार्ल मार्क्स इस सिस्टम के हामी थे। कार्ल मार्क्स सारी जिंदगी कैपिटलिज्म को तनकीद का निशाना बनाता रहा, लेकिन सोशलिज्म के ऊपर कभी थियरी डेवलप नहीं की। इसके बरक्स मैक्स वेबर एंड दुर्खाइम सोशलिज्म के खिलाफ थे। वो जो थे वो चाहते थे कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ही जो है वो रिफॉर्म्स आए। तो ये जितने भी रिवॉल्यूशंस आए,
जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसके साथ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है। तो इन तमाम चेंजेस ने इंसानी ज़िंदगी पर कई असरात जो है वो मुरतब किए। जहाँ जहाँ औरतों के हकूक़ की पामाली की गई, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने जन्म लिया। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हैं, इसने अर्बनाइजेशन को भी जन्म दिया, मतलब कि लोग जो है वो गांव से शहर चले गए और मजहब पे भी इसके गहरे असरात मुरतब हुए। साइंस की दुनिया में भी तरक्की हुई। एनलाइटनमेंट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये वही ज़माना था कि इंटेलेक्चुअल्स ने एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस और रीज़न पे जोर दिया कि इसकी बुनियाद पर किसी फिनोमेना को स्टडी किया जाए। उन्होंने ब्लाइंड बिलीफ्स की नफ़ी की, मतलब कि वो समझते थे कि जो रिलीजन है या रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको ये ब्लाइंड लगते थे, तो वो समझते थे कि इसकी जगह साइंस को जो है वो प्रमोट किया जाए, और ट्रेडिशनल अथॉरिटी के खिलाफ हो गए। वो ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, और कुछ फ़लसफ़ी ऐसे भी थे जो कंजर्वेटिव थे। मतलब कंजर्वेटिव वो लोग जो चेंज को या जिद्दत को पसंद नहीं करते थे, तो वो उन्होंने इनलाइटनमेंट को खूब जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, और वो वाकई में जिद्दत के ख़िलाफ़ थे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, और इस बात से आपको ये लगा होगा कि कैसे सोशियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई इन तमाम सोशल कंडीशंस को देखते हुए, और उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल थियरिस्ट, सोशोलॉजिकल थियरिस्ट के जो नज़रिए हैं वो उभर कर सामने आए, और वो तमाम जो है वो अब हम जो है एज ए स्टूडेंट सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को और इनसे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो उभर आते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैंसेस, डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो ये आते रहते हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो है वो एक ग्रुप किसी एक जो है वो आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, ये कुछ और आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, ये एक मूवमेंट का हिस्सा है, ये दूसरे मूवमेंट का हिस्सा है। तो मैं इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी को अगर हम समझते हैं तो इन सोशियोलॉजिस्ट्स के बदौलत समझते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, जैसे इमाइल डरहाइम है, ऐसे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। फिर उनकी रोशनी में, उनके थियरीज की रोशनी में हम कोई कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सोशियोलॉजिस्ट का एक काफ़ी अहम रोल है, मतलब हम जो चीज़ें समझते हैं, ठीक है, इनमें, सही है। तो इनको समझना, सोशियोलॉजिस्ट को समझना ऐसे नहीं होता, उसकी मेंटेलिटी को समझना होता है, उनके बैकग्राउंड को समझना होता है, और वो हिस्ट्री में मतलब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और कैसा उनका एक कॉन्टेक्स्ट था, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था, वहाँ का क्या कैसा क्या था उस ज़माने में। मिसाल के तौर पर क्या वो किसी एक मूवमेंट के साथ जो है वो उसका कोई लिंक था, या वो किसी मूवमेंट के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो या कोई स्टांस था उनका, तो फिर उनकी बदौलत उनके जो आइडियाज़ है वो जनरेट होते हैं, उनके ओपिनियंस जो है वो जनरेट होते हैं। तो जाके वो फिर हम पढ़ते हैं यार ये फ़लाँ थियरी है, ये फ़लाँ थियरी है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड व्यूज़ क्या है, मूवमेंट्स क्या है, और कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से वर्ल्ड व्यूज़ हैं लोगों के। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उनके अपने अपने जो है वो कुछ लाइक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। तो यही जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो समझना इम्पोर्टेंट है। बस ये कुछ बातें हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होंगी। लेकिन अब चलते हैं मॉडर्निज्म की तरफ, ठीक है। मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म जो था समझते हैं कि एक रिएक्शन था अगेंस्ट मिडिवलिज्म, ठीक है। मिडिवलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन था, वो मिडिवल यूरोप नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये मिडिवलिज्म जो है ये 13, 14, 15 सेंचुरी में पाया जाता था। उस ज़माने में जो बिलीफ्स पाए जाते थे, मतलब उस ज़माने में लोगों की जो मेंटालिटी थी, वो समझते थे कि जो इंसान है, ठीक है, उसको हर चीज़ जो है वो बिलीव और फेथ फेथ जो है उस पर ही लेना चाहिए। मिडिवलिज्म जो है, मिडिवलिज्म में
रिलीजन का काफ़ी जो है वो डोमिनेशन था। देखिए, उनका कुछ ऐसा बिलीफ था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये गॉड ने कुछ खास लोगों को बताए हैं जो कि उस वक्त पावर में थे। ठीक है, वो लोग जिनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर होल्ड था, ये जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट पादरी वगैरह, ठीक है, उस जमाने में उनका बहुत ज्यादा होल्ड था। अच्छा, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का मिडिवलिज्म में काफी होल्ड था। ठीक है, उनका कल्चर, सियासत, कवानीन वगैरह पर गहरा असर था। ठीक है, उस वक्त के लोग गहरे रिलीजियस बिलीफ्स रखते थे। ठीक है, वो स्पिरिचुअल वर्ड पे यकीन रखते थे। तो मोनार्की में क्वीन और बादशाह की अपनी जो मतलब लैंड पर एक सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। ठीक है, दूसरा, बादशाह के पास एक डिवाइन पावर होता था। मतलब बादशाह जो है वो मतलब लाइक वो गॉड का एक रिफ्लेक्शन है, कुछ इस तरह गॉड को मतलब बादशाह को समझते थे। तो इस वजह से उसके हर अमल को जो है वो जस्टिफाई किया जाता, हर बात को उसको मतलब ट्रू समझता था कि ये जो भी बोलता है ये ठीक बोलता है। ठीक है, और ये जो भी करता है वो ठीक करता है। अब ये तो था मिडिवलिज्म, वो जमाना जिसमें रिलीजन का काफी ज्यादा होल्ड था। मैंने आप लोगों को बताया कि यार जैसे बादशाह के पास डिवाइन पावर है, लोग जो है वो ऐसे बिलीफ्स रखते थे। ठीक है, मतलब उसमें कुछ इतना मतलब वो क्वेश्चन नहीं करते थे चीजों को, मतलब वो स्केप्टिक नहीं थे। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, वो है रेनेसांस मूवमेंट। ठीक है, तो यूरोप को डार्क एजेस से निकालने में और मॉडर्निटी के अंदर दाखिल करने में सबसे अहम किरदार जो है वो रेनेसांस मूवमेंट का था। ठीक है, रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ, मतलब दोबारा पैदा होना। सो एक मतलब क्रिएटिव किस्म का फन, क्रिएटिव किस्म का सोच वो नुमाया होना शुरू हुआ उस जमाने में। ठीक है, ये एक आर्ट मूवमेंट था, लेकिन इसको गहराई से देखा जाए तो इसका एक मेन मकसद ये भी था कि टू प्रमोट ह्यूमैनिज्म। ठीक है, अब ह्यूमैनिज्म क्या चीज है? देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल स्टांस है। क्या है? फिलोसॉफिकल स्टांस है जो जोर देता है किस पर? इंसानों की अहमियत पर। ठीक है, इंसानियत की अहमियत पर। ठीक है, यार इंसान को समझना शुरू करो, छोड़ो ये बाकी बातें छोड़ो, बस इंसान को समझना शुरू करो, इंसान को वैल्यू दो। ठीक है, सो ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम शुरू करो। सही, अब क्या करो? सुपरनेचुरल चीजों से कहां आओ? सुपरनेचुरल चीजों से सेकुलर पे आओ। ये सुपरनेचुरल थॉट्स जो है वो छोड़ दो, यहां पे आओ, रियलिटी में आओ। ये क्या कहते हैं कि ये सेकुलर पे आओ, मतलब रिलीजन को थोड़ा साइड पे करो। ठीक है, रीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड, ठीक है, ना कि गॉड बेस्ड। ये एक बहुत अहम पॉइंट है इन इन लोगों का, इनके मानने वालों का। वो कहते हैं कि जो हेयर आफ्टर है, हेयर आफ्टर नहीं बल्कि इस मादी दुनिया का सोचे, इस मटेरियल वर्ल्ड का सोचे। ठीक है, तो रेनेसांस के अंदर जो आर्ट था, जो फन था, वो इंसान परस्त और दुनिया परस्त था। मतलब इसमें इंसानी बेहतरी का अक्स हमें नुमाया नजर आता है। अब कहा यह जाता है कि यूरोप के कुछ ताजिरों ने फन यानी आर्ट के जरिए लोगों को मादी दुनिया की तरफ राइब किया। मतलब इसमें उनका कुछ जाती इंटरेस्ट जो है वो भी नुमाया है। ठीक है, अब इस तहरीक के मानने वालों ने, जो ह्यूमनिस्ट हैं, ह्यूमैनिज्म को मानने वालों ने यूनिवर्सिटी के अंदर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने रीजंस और रिविलेशन को एक दूसरे के कंट्रेडिक्टरी करार दिया। मतलब एक दूसरे के ये इख्तिलाफ में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। मुख्तसर सी बात यह है कि उन्होंने रिलीजन को जो ह्यूमन लाइफ पर फैला हुआ था थोड़ा महदूद किया।
तो ऐसे हम कह सकते हैं कि रेनेसांस जो है उन्होंने अर्ली मॉडर्निज्म में इंटर होने के लिए रास्ता कुछ हद तक हमवार कर दिया। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्निज्म के ऊपर। अब मॉडर्निज्म की बात अगर करें तो मैंने आप लोगों को यह बताया कि ये मिडिवलिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, मिडिवलिज्म मैंने आप लोगों को बोला वो डार्क एजेस, यूरोप के मुताबिक डार्क एज। ठीक है, जो उस वक्त रिलीजन का काफ़ी होल्ड था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और लोगों के जो बिलीफ्स थे उनका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर बिलीफ्स थे। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत जो है मॉडर्निज्म की 17th सेंचुरी में हुई थी और उन्होंने मेडिवलिज्म के आइडियाज़ को पूरी तरह जो है वो खारिज कर दिया। सही है, वो इनका ये मानना था कि ह्यूमन और रैशनल, ठीक है, इंसान जो है वो रैशनल है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इसकी सोच को बंद किया हुआ है। बस पावरफुल लोगों ने चंद बिलीव्स ला के ह्यूमन ब्रेन में कंप्यूटर की तरह जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। नहीं यार, ह्यूमन में ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को करीब से देखे, उनको समझे और यूनिवर्सल ट्रुथ को खुद अनकवर करे। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करें। ठीक है, तो ये मॉडर्निज्म से बिलोंग करने वाले जितने भी फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट थे वो ओल्ड सिस्टम की तरफ काफ़ी मतलब स्केप्टिक थे। वो क्वेश्चन करते थे चीज़ों के ऊपर कि यार जो हो रहा है इसका सबूत कहाँ है, आप जिस पर बिलीव कर रहे हो उसका एविडेंस का बता दें। ठीक है, इसका एविडेंस कहाँ है। ठीक है, तो इसमें साइंस और साइंटिफिक नॉलेज को बहुत ज़्यादा फिरवो मिला किसमें, मॉडर्निज्म में। ठीक है, मॉडर्निस्ट जो थे वो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल लॉज को मानने और इनको अनकवर करने लगे। ठीक है, मतलब थ्रू रैशनैलिटी, थ्रू रीजन, थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और इनका ये ख्याल था कि ये हर जगह जनरलाइज होते हैं, मतलब एप्लीकेबल उनके कल्चर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट के बावजूद। ठीक है, तो इनका ये ख्याल था कि रियलिटी जो है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि ये रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, इसका ये मतलब है कि ये इंडिविजुअल परसेप्शन से आज़ाद है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल परसेप्शन। ठीक है, इंसान इसको साइंटिफिक मेथड्स के जरिए को अनकवर करता है। तो मॉडर्निस्ट का जो अप्रोच था वो ऑब्जेक्टिव था, थ्योरेटिकल था और एनालिटिकल था। ठीक है, तो ये तो मैंने सारी कहानी आप लोगों को बताई मॉडर्निज्म का जो है वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन के ऊपर। यार इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए, देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसीज बन गई, लोग रैशनल, पर्पसफुल, इंस्ट्रूमेंटल बन गए। तो मॉडर्निज्म में ये कुछ बातें जो है ये सेंट्रल है, इंपॉर्टेंट है, अहम है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे यूनिवर्सल लॉज हैं। ठीक है, इनको अनकवर करना है। किस तरह अनकवर करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको साइंटिफिकली जो है वो अनकवर करना है, साइंटिफिक मेथड्स यूज करके। ठीक है, और इसके अलावा जो रियलिटी है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मॉडर्निज्म के अंदर जो साइंस है, ये तो आप लोगों को पता है। तो साइंस जिस 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 रियलिटी को मानता है वो ऐसी रियलिटी होती है जिसको थ्रू रीजन, थ्रू एक्सपीरियंस, आई मीन के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन आप उसको प्रूव करो, तो उस किस्म की रियलिटी को जो है वो साइंस जो है वो मानता है। और ये बेसिकली जो है इट्स द एसेंस ऑफ दिस मॉडर्निज्म। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम शुरू होता है, कहीं पे लिखा है 1950, तो कहीं पे लिखा है 1970। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो चैलेंज किया वो साइंस को किया। ठीक है, इन्होंने इनलाइटनमेंट को किया। इनलाइटनमेंट आप लोगों को तो पता है ना, इनलाइटनमेंट रोशन ख्याली, इनकलाब। यार बादशाह को हटा दो, बादशाह नहीं चाहिए, अब मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दो। ये जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इनको चेंज करो। ये इतने चेंजेस आते हैं, ये इनलाइटनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, लोग बादशाहत के ख़िलाफ़ निकले और
और जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को चैलेंज किया, फिर रिलीजन को चैलेंज किया। ये तो सारा जो है वो हमारे इनलाइटनमेंट से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये इनलाइटनमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्निज्म के बाद आता है, ये चैलेंज करता है साइंस को, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं मानता। मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। साइंस को चैलेंज करता है, इसके साथ साथ इनलाइटनमेंट को, जो साइंटिफिक एक जो बहुत अहम स्टेज है साइंस के मैदान में, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी के जो है वो के लिए एक बहुत ही अहम जो है वो फेज है, ठीक है, सोसाइटल चेंज के लिए, सोशल चेंज के लिए। तो ये एक बहुत अहम फेज है इनलाइटनमेंट। तो इसको भी इस पोस्ट मॉडर्निज्म ने नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद अब पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि सच्चाई कोई वजूद ही नहीं रखती, रियलिटी नहीं है। आप दुनिया को कोई मॉडर्निस्ट बन के ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। जब हकीकत नहीं है तो साइंस कहां से आ गया? जब हकीकत नहीं है तो साइंस कहां है यार? इनका ख्याल है कि सब कुछ सब्जेक्टिव है, मतलब सब कुछ रिलेटिव है। मेरे लिए जो सच है शायद वो आपके लिए सच ना हो, मेरे लिए जो सच है वो मेरे लिए ही सच है, जो आपके लिए सच है वो आपके लिए ही सच है। मतलब अगर मैं इसको ना मानूं तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्या समझे? तो मुख्तसरन बात यह है कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, सबका जो है वो अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। मैं जिस तरह एक चीज़ को देखता हूँ, शायद मेरे लिए उसकी रियलिटी अलग हो, शायद आपके लिए उसकी रियलिटी अलग हो। अब ये जो लोग हैं, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले, ये ग्रैंड थियरीज को सिरे से रिजेक्ट करते हैं। ग्रैंड थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं, जैसे मार्क्सिज्म है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है। तो ये समझते हैं कि जैसे स्ट्रक्चरलिज्म या मार्क्सिज्म एक ही पर्सपेक्टिव कॉम्प्लेक्स फिनोमेना पे डाइवर्सिटीज के बावजूद ही अप्लाई करते हैं। बहुत सारे डाइवर्सिटीज पाए जाते हैं, कैसे आप एक एक पर्सपेक्टिव को उन पर अप्लाई करते हैं, वो ये इनका ख्याल है। ये बाइनरी थिंकिंग के खिलाफ है, मतलब सुबह शाम ये बाइनरी बाइनरी चीज़ें हैं, बाइनरी हैं, ठीक है। तो ये इनके भी खिलाफ है, जैसे सच और झूठ, जैसे शाम और सुबह, ठीक है। तो ये इनके भी खिलाफ है। ऐसे जैसे हेगल साहब ने जो है वो डायलेक्टिक की बात की है ना, मतलब ये इसमें भी बाइनरी अपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल थीसिस है और एंटी थीसिस है। तो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं, इस फ्रेम को यूज़ करते हैं, इस डायलेक्टिक को यूज़ करते हैं और फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ इस तरह ये जो है ये बाइनरी थिंकिंग के जो है ही अगेंस्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सच और झूठ, तो जब सच है ही नहीं तो झूठ कहाँ है? अब ये बात जो है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आप उसको थोड़ा सा जो है बैठ के सोच लें, सही। अब ये जो है इसेंशियलिज्म के भी खिलाफ है। इसेंशियलिज्म जो है ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, आप लोगों को पता होगा, जिसका मतलब मुख्तसरन मतलब यही है कि किसी चीज़ की बुनियाद तलाश करना, आई मीन कि इसेंस तलाश करना, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी को, कानून को, मजहब को, सबको क्वेश्चन करता है, उसकी तरफ जो है वो ये स्केप्टिक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो मिटर नैरेटिव्स को वो रिजेक्ट करता है। अच्छा, ये अल्फाज को भी फ्लूइड मानते हैं। कैसे? ये मतलब इस बहुत सारी चीज़ों को फ्लूइड मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये अल्फाज को, लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उसको भी फ्लूइड मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, शेर। शेर एक वर्ड है, तो ये समझते हैं कि यार इसमें प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं, एक शेर के कई मतलब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेर का बस टोस एक ही मतलब है। शेर का मतलब तो ये भी हो सकता है कि ये शेर है, मतलब जंगल में रहने वाला शेर। इस शेर का तो ये मतलब भी हो सकता है कि यार ये बहादुर को भी कहते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे मतलब जो है वो शेर के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शेर का एक ही मतलब है, एक सॉलिड मतलब है। तो ये ऐसे ही इसकी मेंटालिटी भी फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड तरीके से सोचते हैं, ठीक है। मिशेल फोको का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सोशियोलॉजी में एक बहुत अहम थियरिस्ट हैं, मिशेल फोको, ठीक है। तो वो भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, ठीक है। इनको सोशोलॉजिकल, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियरीज में हम पढ़ चुके हैं। और मैं खुद जो है वो मिशेल फोको पे एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, कि कुछ लेक्चर्स जो है वो एक नहीं बल्कि काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा, 3-4
तो बनते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो है उन्होंने थियरीज़ जो है अगर हम देखें तो दिए हैं, तो उस पर जो है हम बात करेंगे फिर। लेकिन इससे पहले ये मॉडर्निज़्म को समझना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि मॉडर्निज़्म अगर हम ना समझे तो फिर हम मिशेल फोको को भी नहीं समझ सकते। तो इस वजह से ये भी एक अच्छी बात हो गई फ़ायदे की कि हम जो है वो पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज़्म को समझ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि हम पोस्ट मॉडर्निज़्म को अब समझ रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म को अगर हम ना समझे तो हम मिशेल फोको के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा सकेंगे, ना उनके कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो रिलेशन है या जिस तरह हम एक मेंटल अरेंजमेंट देते हैं वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमें उनके बैकग्राउंड का पता नहीं होता। और ये जो मूवमेंट है पोस्ट मॉडर्निज़्म, तो इसके बारे में अगर हमें पता ना होता तो हम कभी भी जो है वो सही तरीके से मिशेल फोगो को ना समझते। तो मिशेल फोगो के कई कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंटैलिटी है, और इसके अलावा जो है वो पावर के कुछ टाइप्स उन्होंने बताए हैं। ठीक है, जैसे बायो पावर पावर है, कुछ दो तीन इस तरह उन्होंने बताए हैं। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जो है वो बात की है सर्वेलेंस के ऊपर बात की है। ठीक है, पेनॉप्टिकॉन वगैरह उन चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने बात की है। तो वो सारा कुछ जो है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि हम मिशेल फोको को भी सामने लाएं। ठीक है, तो मिशेल फोको एक खुद एक मतलब गे थे। ठीक है, और होमोसेक्सुअल जो है वो उनके जो राइट्स हैं तो उनके हक में भी थे। ठीक है, तो उन्होंने एक थियरी जो है दी थी, पावर एंड नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था उनका। तो अच्छा, मिशेल फोको का ये ख्याल था कि अगर आसान से अल्फाज में उनका ख्याल हम बता दें तो वो ये था कि पावर सिर्फ एक रिप्रेसिव फोर्स नहीं है। मतलब ये कि लीडर जो बोलता है वही हम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इससे मुराद वो नॉलेज भी है जिसको हम सही और सच्चा मानते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि बस वो हम हमारे ऊपर जो है वो अपनी अथॉरिटी अप्लाई करता है या अपना पावर अप्लाई करता है। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है ये पावर जो है, बल्कि ये जो है इसका इससे मुराद वो नॉलेज भी है जिसको हम सही और सच्चा मानते हैं। ठीक है, जो कि हमें कंट्रोल भी करता है वही। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, स्कूल है, वो जो भी छाप कर देते हैं इसी के तहत हम सोचते हैं और हमारा इल्म बनता है। बात समझ रहे हैं ना? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो कहता है कि पावर कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। ये थोड़ा सा उसको मॉडर्निज्म के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका ख्याल है कि पावर कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो समझते हैं कि रियलिटी समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव। जब रियलिटी सब्जेक्टिव हो जाती है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट के मुताबिक रियलिटी है ही नहीं। इसे ही वो कहता है कि पावर जो है ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है, सॉलिड एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है पावर। जैसे रियलिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, तो ऐसे ये जो पावर है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आई एम जस्ट लिंकिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिशेल फोको विद पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो बल्कि उसको हम मुख्तलिफ हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट में देखते हैं और समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला कि रियलिटी जो है इट्स नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव, रियलिटी इज सब्जेक्टिव। जब रियलिटी सब्जेक्टिव है तो उसका वो वीक हो जाती है। मतलब हम समझते हैं कि रियलिटी है ही नहीं, वीक हो जाती है ना जब सब्जेक्टिव हो जाती है। मैंने आप लोगों को बोला तो ऐसे ही जब एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सल नहीं रहता। जैसे मैं अपने जहन के मुताबिक बोलता हूँ कि जब एक चीज़ यूनिवर्सल नहीं रहता तो उसकी रियलिटी क्या हो सकती है? उसकी रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दो तीन बंदे एक चीज़ को मानते हैं, दो तीन बंदे किसी और चीज़ को मानते हैं, या प्लूरलिटी ऑफ रियलिटी है। ठीक है, जैसे उन्होंने पावर की बात की है। ठीक है, कि मुख्तलिफ हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट में हम जो है वो अ, इनको समझते हैं। ठीक है, तो फिर ये होता है कि ये सब्जेक्टिव हो गया।
और ऐसे रियलिटी भी सब्जेक्टिव है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जब एक चीज़ सब्जेक्टिव हो जाता है तो उसकी क्या मानी रहती है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट्स, वो समझते हैं कि रियलिटी है ही नहीं। तो इनके कुछ ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग रिसर्चर्स, हमारे जहन में ये आता होगा कि व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है, इसके बारे में हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि ये फलां चीज क्या है, इसके बैक पे क्या है। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए फिलॉसफी में एक वर्ड यूज होता है, दैट इज ontology. Ontology is the branch of philosophy that is related to the nature of reality, existence. जैसे हम सोचते हैं what is there, what is the reality. Okay, this is the first question that come in our mind when we are in the initial stages of the research. इसको हम रिसर्च के साथ ऑफनली एनकाउंटर करते हैं। और फिर इसके साथ है एक और ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इट इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ नॉलेज। व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द नॉलेज। अब हमारे पास कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसर्चर के तौर पर हम इस तरह सोचते हैं कि यार पहले तो हम सोचते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर उसको पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके जो है वो हम चलते हैं और उसके बैक पे कुछ वर्ड व्यूज होते हैं। वर्ड व्यूज लाइक पॉजिटिविज्म, लाइक कंस्ट्रक्शनिज्म। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वर्ड व्यूज के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहां पे समझाना चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बहुत। और ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको दो वर्ड्स सिखाए, एक ऑन्टोलॉजी है और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी है। रिसर्चर को यह पता होना चाहिए कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। तो द फर्स्ट इज ऑन्टोलॉजी and the second one is epistemology. Though it is related to the field of philosophy, but we oftenly encounter it within the research. So ये चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्लान बनाएं। ठीक, ये दुनिया में जितने भी मतलब कि साइंटिस्ट जो होते हैं उसका माइंड बहुत क्यूरियस होता है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। वो रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं थिंग्स को, डिफरेंट थियरीज वो प्रेजेंट करते हैं, लॉस प्रेजेंट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू लाइक ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, दे हैव सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड एंड दे आल्सो चूज द वेज टू फाइंड आउट these kind of realities. So ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are the basics. अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। देखिए साइंस जो है वो वक्त के साथ साथ जो है प्रोग्रेस करता चला आ रहा है, लेकिन ये जो साइंस, साइंटिफिक, साइंटिस्ट, ये 19th सेंचुरी में कोइन किया गया। और पहले साइंस जो था वो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के साथ ब्लर्ड था। मतलब जैसे मेटाफिजिक्स हो गया, जैसे एथिक्स, जैसे लॉजिक्स। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, जैसे कि इस किस्म के क्वेश्चंस पूछती हैं कि ये दुनिया रियल है या इल्यूजन है, तो इस किस्म के सवालात ये उठाती हैं। मतलब बैक पे क्या है। ठीक है, सो दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बहुत बड़ी एक दुनिया है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों का यकीन ये होता है कि जो चीजें नहीं बदलती और एवरलास्टिंग होती हैं और वो परमानेंट होती हैं, सो दोस थिंग्स आर रियल। ठीक है, फिर इसके बाद जब एथिक्स की बात आती है तो इट्स रिलेटेड विद द मोरालिटी।
इट्स द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द मॉरल प्रिंसिपल्स। मोरलिटी क्या है मेन? तो मोरलिटी द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? सो दैट इज मोरालिटी। फिर इसके बाद इसमें लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि आप कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप कुछ कंक्लूजन नतीजा हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिक, ठीक है? तो मैंने आपको ये बोल दिया कि साइंस जो था पहले जमाने में ये फिलॉसफी के साथ ब्लर्ड था। ये जितने भी ब्रांचेस मैंने आपको बताए ये इसके साथ ब्लर्ड था। पुराने जमाने में नॉलेज जो है उसको परसीव किया जाता था किसके थ्रू? थियोलॉजी के थ्रू, ठीक है? उस जमाने में थियोलॉजी का वर्ड स्ट्रांग था अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री। तो इस पे ये है, उनका ये बिलीफ है कि थियोलॉजी का होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और उस बेस पे लोग जो है वो रियलिटी को देखते थे, उस आईने में लोग रियलिटी को देखते थे और वो जो थे वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फेथ वो एक चीज को मान लेते थे। पुराने जमाने में लोगों के जो बिलीफ्स होते थे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री वो कोई ऑब्जर्व नहीं होते थे। उनके जाहिरी फीचर्स को देख के या कुछ दूसरे कुछ साइंस देख के उसके साथ अटैच कर लेते थे। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स उन्होंने रेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। लाइक द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रेशनलिज्म। ये वो रेशनैलिटी नहीं है बल्कि रेशनलिज्म है। रेशनैलिटी कुछ और होती है, रेशनलिज्म कुछ और होता है। वीडियो के लास्ट में फिर समझाता हूं कि रेशनलिज्म क्या होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा शिफ्ट था वो फ्रांसिस बेकन का था 1561 में। उसका ख्याल था कि नॉलेज जो है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। अब तो एक झगड़ा बन गया, एक कंट्रडिक्शन बन गया, एक तरफ एम्पिरिसिस्ट और दूसरी तरफ रेशनलिस्ट। तो ये झगड़ा कैसे हल हुआ? फिर इसके बाद जो ब्रिटिश फिलोसोफर इमैनुअल कांट है तो उन्होंने रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को फ्यूज्ड किया उसके किताब में जिसका नाम है द क्रिटिक ऑफ फेवर्ड रीजन। और ऐसे ही फिर अगस्ट कॉम्ट जो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी है उन्होंने एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म को फ्यूज्ड करके एक नया डॉक्ट्राइन बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिविज्म कहते हैं। अब रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच में डिफरेंस को देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये दोनों क्या है। देखिए एम्पिरिसिज्म ये सेंस एक्सपीरियंसेस का नाम है, मतलब कि नॉलेज जो है वो सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में वायरस है लेकिन मुझे तब तक यकीन नहीं होगा जब तक मैं इसको माइक्रोस्कोप पे ना देख लूं। मतलब कि माइक्रोस्कोप के जरिए मैं उसको जब तक ऑब्जर्व ना करूं उस पर मैं यकीन नहीं करूंगा कि मेरे हाथ पे वायरस है। ये तो है एम्पिरिसिज्म। और दूसरी तरफ है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाता हूं। हवा चल रही है, हवा तो हमें दिख नहीं रही कि हवा चल रही है, जैसे वो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे सर के बाल हिल रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हवा चल रही है। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम उसको देखना चाहते हैं, मतलब एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो ऐसे बिलीव करते हैं कि शायद किसी और वजह से ये बाल हिल रहे हो, शायद वो हवा की वजह से नहीं हिल रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है, उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करना होगा थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हमारे पास सेंसेस है और उसके थ्रू मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो वो समझते हैं कि इसके ऊपर मींस के एक्सपेरिमेंट को यूज करके हमें नॉलेज को डिग आउट करना होगा। अच्छा, रेशनलिस्ट जो होते हैं मैंने बताया कि ये समझते हैं कि नॉलेज रीजनिंग के थ्रू आता है और इंट्यूशंस के थ्रू आता है, और ये जो हमारे सेंसेस हैं थ्रू दी सेंसेस वी कैन जस्ट गेट द नॉलेज, उसके जरिए हम सिर्फ नॉलेज हासिल करते हैं। और एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि नॉलेज को फाल्सिफाई भी किया जाता है और नॉलेज जो होता है वो न्यू भी हम गेन कर सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, इसके थ्रू हम वैलिड नॉलेज हासिल करते हैं। अब जो रेशनलिस्ट हैं वो उसमें से जो फिलोसोफर्स आते हैं वो डेकार्ड है, स्पिनोजा है, और ये जो एम्पिरिसिस्ट थे जो फिलोसोफर थे
उसमें से एक बर्कले है और दूसरा जो है वो जॉन लॉक है। तो पॉजिटिविज्म जो डॉक्ट्राइन आया अगस्ट कॉम्ट का, मैंने बोला कि इसमें उन्होंने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को फ्यूज किया। कैसे? उन्होंने कहा कि जो थियरीज होती हैं वो रीजनिंग के थ्रू क्रिएट होती हैं, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू रैशनलिज्म। फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब कि थियरी को टेस्ट करके हम उसको वेरीफाई और फाल्सिफाई कर देते हैं, ओके। अच्छा, पॉजिटिविज्म को समझने से पहले इसके फाउंडर को समझना होगा। इसका फाउंडर है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट की लाइफ, उनके थॉट्स, उनके जो उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो कभी पॉजिटिविज्म को नहीं समझ सकते, ठीक है। अगस्ट कॉम्ट 1798 में फ्रांस में पैदा हुआ और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। उसकी एक रेबल पर्सनालिटी थी, ठीक है, और उन्होंने कभी कॉलेज की डिग्री नहीं ली थी और ये ख़ुद जो था ये रिलीजियस और पेरेंटल अथॉरिटी को डिसलाइक करता था और यही वजह थी कि उन्होंने रिलीजन पे काफ़ी क्वेश्चन किए, तो इस वजह से वो फैमिली से भी निकाल दिया गया क्योंकि उनकी फैमिली जो थी वो एक रिलीजियस फैमिली थी, ठीक है। 1826 में उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ठीक है। अगस्ट कॉम्ट जो था वो खुद क्लोडिल डिवोक्स एक कैथोलिक लड़की थी जो मैरिड थी, उनके साथ जो है मतलब वो मोहब्बत में मुब्तला हुआ था। फिर उसके बाद उसकी नाकामी के बाद उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बनाया, ठीक है। और उस टाइम जो अहम बात है, उस टाइम हालात ऐसे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। सोसाइटी मतलब में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस क्रिएट हुआ था, ठीक है। इस डिसऑर्डरनेस को रीऑर्डर करने के लिए अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी फाउंड की, ठीक है। और सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगस्ट कॉम्ट कुछ इस तरफ इंक्लाइंड थे, वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसको साइंटिफिकली स्टडी की जाए, ठीक है। तो तब ही जाके उन्होंने पॉजिटिविज्म जो डॉक्ट्राइन है उसको फाउंड किया। अच्छा, जो सबसे अनोखी बात, सबसे अजीब बात है ना, इससे मिलती जुलती, अगस्ट कॉम्ट जो है उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो बनाया था उसका फाउंडेशन भी साइंटिफिक था, ठीक है। वो कोई ऐसा रिलीजन नहीं था जो कि उसमें कोई गॉड था, उसमें कोई गॉड पे बिलीव था। वो रिलीजन अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट बोलता है ना, वी शुड हैव रिलीजन बट नॉट गॉड। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। तो अगस्ट कॉम्ट जो थे वो साइंटिफिक मैथड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तभी जाके उन्होंने पॉजिटिविज्म पेश किया, ठीक है। अब पॉजिटिविज्म को सही से समझ लेते हैं। देखिए, अगस्ट कॉम्ट का क्या बिलीफ था। उनका ये बिलीफ था कि हमें इर्द गिर्द के सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सोशल फिनोमेना को साइंटिफिकली या नेचुरल साइंसेस की तरह उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे हमने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, हाइपोथेसिस डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट किए, इसी तरह उनका भी यही ख्याल था कि हमें मुआशरे को ऐसे ही स्टडी करना चाहिए। तो उसको उन्होंने नाम दिया क्या? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इज़ अ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिंपल बात है। कॉम्ट जो थे वो पॉजिटिविज्म के फाउंडर हैं, ठीक है। और वो जो अहम बात है वो डेविड ह्यूम और क्लॉड एच सेंट सेमन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। सेंट सेमन, ठीक है, जो आइडियलिस्ट था, ठीक है। अच्छा, इस पॉजिटिविज्म में एक है लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस। लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस पे ये जोर देता है, ठीक है, ये पॉजिटिविज्म जो है। अच्छा, Comte believed that social life is governed by underlying laws and principles that can be discovered using scientific methods. तो कांट का मानना है कि समाजी ज़िंदगी बुनियादी कवानीन और उसूलों से चलती हैं जो कि साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नेचुरल लॉज होते हैं, जैसे फिज़िकल लॉज होते हैं, मतलब फिज़िक्स वगैरह में वो जो हमने मतलब डिस्कवर किए डिफरेंट मतलब साइंटिस्ट हैं ना, तो ऐसे ही उनका ख्याल ये था कि सोशल लॉज भी होते हैं जिसको हमने डिस्कवर करने होते हैं
साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करके। देखें, पॉजिटिविज्म में ये है ना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो होती है वो एग्जिस्ट बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड, मतलब उसमें हम अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे सकते, बस रियलिटी उसमें जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वही हैं। इसका ख्याल है कि ट्रुथ इज़ ऑलवेज एंड एग्जिस्टेड एंड कैन बी मेजर्ड, मतलब ट्रुथ जो है उसको हम सिर्फ मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस बात में इंसान की कोई सब्जेक्टिव व्यू शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 + 4 = 8, ये तो इस पे कोई सब्जेक्टिव व्यू शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक रिजिड मेथड, प्रिसाइज मेथड पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसके जो मेथड्स होते हैं ये प्रिसाइज होते हैं और ये रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये जो है किस रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल हो एंड हैविंग ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। बट इसमें लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे इंटरप्रेटिविज्म में होती है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आप यही बातें याद रख लें कि मतलब यहाँ पे रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे जो सेंसरी एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंटेशन से जो हमें मिला है बस वही है, इसमें कोई रिसर्चर अपना कुछ शामिल नहीं कर सकता। यहाँ पे इमोशन और फीलिंग्स माइनस हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेजरमेंट वगैरह ये सब शामिल है, सारा स्टैटिस्टिकल बेस्ड है, ठीक है। और ये जो ये मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है इसको प्रमोट करता है, सच एज स्टैटिस्टिक्स, सर्वेस एंड क्वेश्चनेयर्स। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगस्ट कॉम्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। ये अगस्ट कॉम्ट ने लिखे हैं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि हाउ सोसाइटी एवॉल्व, कैसे सोसाइटीज एवॉल्व होती है, सही है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है थियोलॉजिकल। थियो मीन्स रिलीजन, जैसे हम कहते हैं ना थियोलॉजी, थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन, सही है। तो ये स्टेज जो है ये 1300 तक जारी रहा, सही है। ये टोटली रिलीजियस स्टेज है, मतलब इस स्टेज में उस जमाने में जितने भी फिनोमिनास होते थे, जितने भी सोशल इवेंट्स होते थे, तो उसका वो समझते थे कि रिस्पॉन्सिबल गॉड है, मतलब वो समझते थे कि उसके पीछे गॉड है, ठीक है, सही है। और जब कभी वो किसी फिनोमेना को समझ नहीं पाते थे, ठीक है, तो उसको खुदा से जोड़ देते थे अकॉर्डिंग टू द अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। तो यहां पे लोग जो है वो इट्स काइंड ऑफ स्केरी स्टेज, मतलब एक खौफनाक सा, सही है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान है, ठीक है, तो लोग समझते थे कि खुदा गुस्सा है, ठीक है। तो इस स्टेज में मिलिट्री और जो प्रीस्ट होते थे वो डोमिनेंट थे उस जमाने में, ये थियोलॉजिकल स्टेज, ठीक है। तो इसको फर्दर जो है वो अगस्ट कॉम्ट ने क्लासिफाई किया है फिटिशिज्म, पॉलीथीइज्म एंड मोनोथीइज्म। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फिटिशिज्म, ठीक है। फिटिशिज्म का ये मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या है, लिविंग स्पिरिट है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बड़े से पत्थर को देखते हैं, हम समझते हैं यार इसमें कुछ सुपरनेचुरल क्वालिटीज है, ठीक है। तो ये इसी तरह का मतलब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें लिविंग है स्पिरिट। सो लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों को पूछते थे, पत्थर को पूछते थे या और भी जो मटेरियल थिंग्स होते हैं उसको पूछते थे। सो दैट वाज द फिटिशिज्म, ओके। फिर इसके बाद जो एडवांस स्टेज ऑफ फिटिशिज्म है, सो दैट वाज द पॉलीथीइज्म, ठीक है। तो पॉलीथीइज्म में क्या होता है कि पॉलीथीइज्म में गॉड्स को क्लासिफाई किया जाता है, मतलब बहुत सारे गॉड्स हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन हैं। ये फलां चीज का गॉड है, ये
फलां चीज़ को कंट्रोल करता है, ये फलां चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इससे उन्होंने गॉड्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मोनोथीज्म आता है। सो इन मोनोथीज्म लोग जो होते थे वो एक खुदा को पूजते थे और एक खुदा को मानते थे, सही। तो ये ऐसे ही एक ट्रांजिशन जो है वो उसमें होती रहती है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एंड रीजनिंग। ओके, तो यहां पे जो है ये लोग जो होते थे ये कंक्रीट गॉड पे जो है वो बिलीव नहीं करते थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, वो गॉड पे बिलीव करते थे लेकिन वो कंक्रीट गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो सुपरनेचुरल पावर पे यकीन जरूर रखते थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी कि यहां इसका यह मतलब नहीं कि वो खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, वो खुदा पे यकीन रखते थे लेकिन वो सब कुछ खुदा की मर्जी से नहीं जोड़ते थे, ठीक है। मसलन आपकी जो कामयाबी है तो हम समझते हैं कि कामयाबी में मतलब उस जमाने में लोग समझते थे कि कामयाबी में फॉर एग्जांपल खुदा का हाथ होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि इसमें मेहनत का एक रोल है, स्ट्रगल, ठीक है। तो वो थोड़ा रैशनल सोचने लगे, ये थोड़ा मैच्योर स्टेज है, तो इसमें रैशनल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट होने लगी। कि यार जो ह्यूमन फ्लॉज जो होते हैं उसकी वजह से ये जो है वो जो इनस्टेबिलिटीज आती हैं तो ये उस वजह से आती हैं। मतलब ह्यूमन में कुछ मसले हैं या ह्यूमन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेबल नहीं है या वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सोसाइटी जो है ये स्टेबल नहीं है, फलां चीज़ स्टेबल नहीं है, फलां चीज़ स्टेबल नहीं है। तो ये जो है ये स्टेज जो है ये मिक्सचर है, इसमें यहाँ पे साइंटिफिक भी है, यहाँ पे रिलीजियस भी है, तो दोनों इस पे है। और इस स्टेज को ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एब्सोल्यूट इमेजिनेशन से रेशनैलिटी की तरफ प्रोग्रेस किया इस स्टेज में। मतलब एब्सोल्यूट इमेजिनेशन जो है वो तो यहाँ है ना थियोलॉजिकल में, तो यहाँ पे फिर रेशनैलिटी आ गई, तो इस वजह से एक ट्रांजिशन है ना। तो उन्होंने मतलब एब्सोल्यूट रेशनैलिटी से तो उन्होंने एब्सोल्यूट इमेजिनेशन से रेशनैलिटी की तरफ प्रोग्रेस किया, ठीक है। मसलन एक बंदा है वो बीमार है, ठीक है, वो बीमार है तो वो ये समझते थे कि हाँ कोई जिर्म्स होगा इसमें, मतलब इस तरह का मसलन वो एक रीज़न ढूंढते थे उसके लिए। लेकिन चलो ये तो साइंटिफिक हो गया, ठीक है, वो मतलब एक साइंटिफिक थिंकिंग है कि यार इसके पीछे कोई जिर्म है इस वजह से ये बीमार है। लेकिन उसके साथ वो स्पिरिचुअल रिचुअल्स जो होते हैं उसको भी बतौर इलाज जो है वो इस्तेमाल में लाते थे। तो ये स्टेज जो है ये बहुत कम अरसे तक रहा, 1300 से लेके 1800 तक ये रहा है, 1300 से 1800 तक। और इसके बाद जो है वो पॉजिटिविस्टिक स्टेज है। अच्छा, जो लास्ट स्टेज है वो है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में रिलीजन को एक साइड पे रखा गया, ये एक सेकुलर स्टेज है हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑगस्ट कॉम्ट। यहाँ पे लोग जो है वो मतलब कि साइंटिफिक थिंकिंग लोगों ने स्टार्ट किया, एम्पिरिकल थिंकिंग उन्होंने स्टार्ट किया। और ये हम कह सकते हैं कि ये वो इंडस्ट्रीज जो आए वो दौर था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो रिलीजन को एक साइड पे रखकर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो करने लगे। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, उसको इंपॉर्टेंस दी गई। जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाने लगा। और जो रिलीजियस हैं
ठीक है, जो नॉन ऑब्जर्वेबल है उनको एक साइड पे रखा गया और उनका ख्याल था कि ट्रू नॉलेज जो है वो दैट इज द साइंटिफिक नॉलेज. द एम ऑफ दिस वॉज टू अनकवर द लॉज दैट गवर्न द सोशल बिहेवियर. ठीक है, तो according to the August Comte, societies have laws, and to study these laws, we should use the scientific methods. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कॉम्टे ने सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में दिया है, जो कि उन्होंने पब्लिश की थी 1854 में. अच्छा, अब समझते हैं कॉम्टे के जो ओपिनियंस है, उनका जो राय है इस बारे में, वो क्या कहता है. देखिए, वो समझता है कि जो साइंस है तो वो वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, जनरलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी. वो कैसे? वो समझता है कि दुनिया में जो सबसे पहले साइंस है, ठीक है, वो सिंपल है. फिर जब सोसाइटी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती चली गई तो इसके साथ साथ जो है वो साइंसेस भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए. वो समझता है कि कुछ साइंसेस जो है वो दूसरे साइंसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और कुछ साइंसेस जो है वो दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स पे जो है वो कम डिपेंडेंट होते हैं. अब ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इसमें एक सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स है, फिर इसके बाद जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, फिर इसके बाद जो है वो फिजिक्स है, और इसके बाद फिर है केमिस्ट्री, और फिर बायोलॉजी, और द लास्ट साइंस इज सोशियोलॉजी, दैट इज द न्यू वन. ठीक है, सोशियोलॉजी इज द न्यू एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस. समझ आ रही है ना? देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स है. अगस्त कॉम्ट के मुताबिक मैथमेटिक्स जो है इट्स अ सिंपल साइंस. ठीक है, उस जमाने में लोग जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन किया करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वो चीजों को समझते थे. ठीक है, फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमी आई, फिर इसके बाद फिजिक्स आया, मतलब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो केमिस्ट्री आई. ठीक है, द केमिकल प्रोसेसेस. अब ये मैं आपको मिसाल देता हूं कि कैसे सब्जेक्ट्स जो है वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, जो साइंसेस हैं. जैसे केमिस्ट्री है वो फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो तीन हालतों में होता है. फॉर एग्जांपल मैटर, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, और जो लिक्विड होता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है, और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी डिफरेंट होते जाते हैं इसके साथ साथ. ठीक है, फिर इसके बाद जो है बायोलॉजी है. तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी डिपेंडेंट है केमिस्ट्री पे. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, तो इनमें इनके वर्किंग में और इनके प्रोडक्शन में जो है वो कुछ केमिकल प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं. और लास्ट जो है वो सोशियोलॉजी है. जैसे हम समझते हैं कि बायोलॉजी जो है वो इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन. ठीक है, अगर हम ये स्पेसिफिकली देख लें. और जो सोशियोलॉजी है इट लुक एट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमंस, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मिसाल के तौर पर एक जेंडर है. ठीक है, जेंडर है फॉर एग्जांपल दैट इज मेल. ठीक है, उनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फ्रॉम दैट वी गेस दैट ही और शी इज मेल और फीमेल. ठीक है, तो इसके हिसाब से ही सोसाइटी उनके जेंडर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है, जो कि इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी है. तो साइंसेस जो है वो ऐसे डेवलप हुई हैं, मतलब फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो है वो
इस साइड से अगर हम शुरू कर लें तो द मोस्ट एंशियंट साइंस दैट इज द मैथमेटिक्स, ठीक है, और जो सबसे न्यू साइंस है दैट इज द सोशियोलॉजी एंड दैट इज related to the complex problems, the complex phenomena that occurs within the society. It focuses the groups, the interactions, the network of the peoples. So ये इन चीजों को देखती हैं। तो आप याद रखें कि सबसे पहले साइंस जो है दैट इज द मैथमेटिक्स, फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमी है, और एस्ट्रोनॉमी के बाद फिर फिजिक्स है, और फिजिक्स के बाद जो है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी है, और बायोलॉजी के बाद जो है वो सोशियोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान, और आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगस्त कॉम्ट का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। एक उसकी थियरी है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये एक किस्म का रिलीजन जो है वो अगस्त कॉम्ट ने बनाया था, वो इसका फाउंडर था। अब इसकी कहानी को थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, शुरू में कॉम्ट ने अकल और साइंस पर बहुत जोर दिया। ये तो आप सब लोग जानते हैं, पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी का हामी और फाउंडर, ठीक है। वो रीजन और पॉजिटिविज्म का हामी था, ठीक है। उनकी सोच का जो बुनियाद था वो साइंस ही था, ठीक है, और उनका तरीकेकार जो था वो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर था। सादा सी बात है, ठीक है। लेकिन बाद में उनके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आ गए, तब्दीलियां आना शुरू हुई। क्यों? हल्ला बचाए। कहा तो यह जाता है कि उनको एक कैथोलिक लड़की क्लोडिल्ड वॉक्स, जिसका नाम था कुछ इस तरह मैं प्रोनाउंस करता हूं, के साथ 1844 में इश्क हो गया, ठीक है। वो गहरी मोहब्बत जिसने अगस्त कॉम्ट की जिंदगी जो है वो बदल डाली, और यही इश्क अगस्त कॉम्ट के बाद के वर्क पर काफी असरअंदाज हुआ, जिसमें एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी है, ठीक है। देखें ना, जो थियरीज हैं ये कैसे डेवलप होती हैं, मैं आपको जो है वो पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को परफेक्टली समझ आ जाए, ठीक है। साइंस और रीजन की बजाय अगस्त कॉम्ट इमोशन और मोरालिटी जो है, मोरालिटी पे आ गए। ये कितना, मतलब मेरे लिए तो बहुत अजीब बात है ना, क्योंकि मैं अक्सर अगस्त कॉम्ट को जितना भी पढ़ता हूं वो एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिविज्म, ये सारा रिजिड साइंटिफिक मेथड्स, इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने इस थियरी को पढ़ा मैं बिल्कुल हैरान हो गया, यार अगस्त कॉम्ट भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब रिजिड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के खामी अगस्त कॉम्ट ने अब इमोशन और एथिकल डायमेंशंस जो है उनको जो है वो फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी के अंदर उन्हें जगह दी, इमोशनल और एथिकल डायमेंशंस को, ठीक है। ये तो पहले मजहब के बहुत खिलाफ थे, और इस मजहब पे क्रिटिसिज्म की वजह से उनके खिलाफ जो थे, तो इस वजह से उन्हें फैमिली से भी निकाल दिया गया था, और आप साहिब कहने लगे दूसरों के लिए जियो, लिव फॉर अदर्स, ठीक है। लेकिन याद रखें, इतनी तब्दीलियों के बाद भी साइंस और साइंटिफिक सोशियोलॉजी का जो कोर पैराडाइम है ना, जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, उनके जहन में वो अब तक मजबूती से बेवस्ता। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आप अगर सोच लेना, कहा रिलीजन और कहा साइंस, साइंस और रिलीजन वहां थियोलॉजी और मेटाफिजिकल, मतलब जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी ना, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखते हैं तो हम रिलीजन को वहां पे मेटाफिजिक्स में जो है वो मेटाफिजिकल जो बैकग्राउंड है उसमें देखते हैं, और यहाँ साइंस को जो है हम एक मॉडर्न जो है लेंस में देखते हैं। तो ये दोनों बहुत अलग अलग, लेकिन यहां अगस्त कॉम्ट ने फिर भी जो है वो पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म तो आप लोग जानते हैं ना
कि मतलब टू अनकवर द साइंटिफिक लॉज थ्रू द साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, ठीक है, तो उनको जो है वो नहीं छोड़ा। किसने? अगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। अब भी वो चूंकि रिलीजन जो है वो रिलीजन का फाउंडर भी बना, उन्होंने रिलीजन भी बनाया, लेकिन फिर भी वो ये इन चीज़ों से बाज नहीं रहे, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो पॉजिटिविज्म है, ठीक है, इन चीज़ों से वो बाज नहीं रहे, ठीक है। ये उनका जो पॉजिटिविज्म है, उनकी फिलॉसफी है ना अगस्ट कॉम्ट की, एज यू नो, ठीक है। अच्छा, अगस्ट कॉम्ट ने जो रिलीजन डेवलप किया उसमें गॉड का तस्वर नहीं था। अगस्ट कॉम्ट जो था वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, वो उसके हक में नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन और एम्पिरिकल जो एविडेंसेस है ना, तो उनके बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल बेस्ड में। अब बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, वो उन चर्चों के खिलाफ था जिन्होंने अपने आप को बहुत ही मुकद्दस और स्पिरिचुअल समझा था। उन्हीं बुनियाद पर वो पावर भी गेन करते थे, वो जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है। और सियासी मामलात में भी उनका जो है वो काफी असर और रसूख था। वो क्रिश्चियनिटी के आफ्टर लाइफ और साल्वेशन के नजरियों के खिलाफ था। कौन? अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जो था वो इन चीजों के काफी खिलाफ था। और इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी की जो तालीम थी आफ्टर लाइफ के बारे में, सॉल्वेशन के बारे में, वो उसके भी खिलाफ था अगस्ट कॉम्ट, क्योंकि वो समझता था कि हमें जो है वो फोकस करना चाहिए सोसाइटल डेवलपमेंट पर। यहाँ जो सोशल इश्यूज है अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, इनको देखना चाहिए, इनको हल करना चाहिए, जो सोशल इश्यूज, ठीक है। तो उनके मुताबिक जो आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है ना, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, तो ये फिर हमारा जो तवज्जो है वो असल मसाइल से हटा देते हैं। ये क्रिश्चियन बिलीवर्स जो होते हैं या क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। तो कॉम्ट ने कहा हमें ह्यूमैनिटी की वर्शिप करनी चाहिए, इनको फिरोग देना चाहिए, मतलब ग्रुप लाइफ को इस ही दुनिया में फिरोग देना चाहिए और मुआशरे को अच्छाई और तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। तो जनाब अगस्ट कॉम्ट साहिब जो थे वो खुद को इस सेकुलर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्रीस्ट समझते थे। वो कहते थे मैं बहुत बड़ा प्रीस्ट हूं, और जाहिर बात है वो इसका फाउंडर भी है, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में वो कहते हैं कि लव एज इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, लव एज इट्स प्रिंसिपल, ऑर्डर एज इट्स बेसिस, लव एज इट्स प्रिंसिपल्स, ऑर्डर एज इट्स बेसिस एंड प्रोग्राम एज इट्स एम। ये कुछ उनके जो है वो क्या कहते हैं कि ये कुछ उनके जो है वो स्लोगन्स थे, ठीक है। अब उनके जो प्रीस्ट का जो काम था वो कुछ ये था कि लोगों को मोरालिटी और एथिक्स समझाए, लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रुइज्म समझाए। वो ऐसे रिचुअल्स को प्रमोट कर रहे थे जो कि ट्रेडिशनल रिचुअल्स को रिप्लेस करें, ठीक है। उनका काम लोगों में यूनिटी पैदा करना था, सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, और मिलकर मकासद का हसूल था। साइंटिफिक नॉलेज और पॉजिटिव फिलॉसफी को वो लोग जो है वो प्रमोट कर रहे थे, और इनका मकसद जो था वो सोशल ऑर्डर को जो है वो प्रमोट करना था। मतलब मुआशरा जो है वो उसका जो सोशल ऑर्डर है उनको रिस्टोर करना चाहता था, और उनका मजहब जो था वो टोटली साइंटिफिक था। क्या समझे? सो दिस वॉज today's lecture and thanks for watching this video. Allah Hafiz.